हम सब खुश रहना चाहते हैं, है ना? मतलब ये एक बहुत ही बुनियादी सी मानवीय चाहत है। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि हमेशा खुश रहने की हमारी ये जो जिद है, ये कभी ना खत्म होने वाली खोज ही असल में हमें सबसे ज्यादा दुखी कर रही है। ये विरोधाभास सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि खुशी का मतलब है जीवन से हर तरह के दर्द या तनाव का पूरी तरह से गायब हो जाना। हाँ, और मैं सोच रही थी कि ये सोच आती कहाँ से है। मुझे लगता है कि जब हम किसी शारीरिक बीमारी या मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहाँ एक तरह की सटीकता होती है। बिल्कुल, एक स्पष्टता होती है वहाँ। हाँ, जैसे मान लीजिए अगर हाथ की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन एकदम साफ दिख जाती है। हम उस ओर इशारा करके कह सकते हैं कि देखिए ये रही समस्या, इसे प्लास्टर से ठीक कर दीजिए। और हम मानवीय भावनाओं की दुनिया में भी उसी एक्सरे मशीन वाली स्पष्टता की उम्मीद करते हैं। हाँ, और हम चाहते हैं कि सब कुछ स्पष्ट खांचों में बटा हो कि ये सुख है और ये दुख है, लेकिन मानवीय अनुभव इतने बाइनरी या दो टूक नहीं होते। ताल बेन शहर, जिनके बिग थिंक के विचारों और लचीली खुशी की संरचना, जिसे आर्किटेक्चर ऑफ रिजिलिएंट हैप्पीनेस कहते हैं, जी बिल्कुल, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, उनका काम इस बात को बहुत गहराई से स्थापित करता है कि खुशी का परिदृश्य बहुत ही जटिल है। मतलब खुशी का मतलब सिर्फ मुस्कुराना या एक अच्छा दिन बिताना कतई नहीं है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर खुशी सिर्फ चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना या वो गुड वाइब्स ओनली वाला रवैया नहीं है, तो फिर ये असल में क्या है? क्योंकि अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो लोग एक अच्छी फिल्म देखकर, कोई महंगी चीज खरीदकर या कुछ मीठा खाकर कहते हैं कि उन्हें खुशी मिल रही है। जो चीजें आपने बताई वे सुख दे सकती हैं, जैसे हम प्लेजर कहते हैं, लेकिन प्लेजर और हैप्पीनेस में एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। अच्छा। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि क्षणिक सुख एक पेन किलर या दर्द निवारक दवा की तरह है। ये कुछ समय के लिए लक्षणों को दबा देता है, आपको डोपामाइन का एक झोंका देता है। हाँ, वो एक पल का मजा जो होता है। बिल्कुल, लेकिन ये आपके शरीर की मूल संरचना को ठीक नहीं करता। अरे वाह, ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो फिर सच्ची खुशी क्या है? क्या ये फिजियोथेरेपी की तरह है, जो शायद उस पल में दर्दनाक या उबाऊ लगे, लेकिन लंबे समय में आपकी मांसपेशियों और हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाती है? ये तुलना स्थिति को एकदम सही तरीके से स्पष्ट करती है। स्रोत के अनुसार जो खुशी लचीली और स्थायी होती है, वो किसी क्षणिक भावना पर नहीं, बल्कि 4 मुख्य स्तंभों पर टिकी होती है। वो 4 स्तंभ कौन से हैं? वे हैं अर्थ यानी मीनिंग, उद्देश्य मतलब पर्पस, सामाजिक जुड़ाव या सोशल कनेक्शन, और बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जब तक ये 4 तत्व नहीं होंगे, हम मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते। और उद्देश्य अक्सर एक जैसे ही लगते हैं। हाँ, बहुत लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? इन दोनों के बीच का तकनीकी अंतर क्या है? मतलब क्या ये सच में अलग-अलग चीजें हैं? दोनों एक दूसरे से जुड़े जरूर हैं, लेकिन इनके तंत्र अलग-अलग काम करते हैं। अर्थ या मीनिंग का संबंध इस बात से है कि हम दुनिया को और उसमें अपनी जगह को कैसे समझते हैं। ये हमारे मूल्यों, हमारे विश्वासों और हमारे जीवन के दर्शन से जुड़ा है। मतलब हमारा बिलीफ सिस्टम। हाँ, एकदम। हाँ। उदाहरण के लिए ये मानना कि मेरा जीवन किसी बड़े समुदाय का हिस्सा है, ये एक अर्थ है। वहीं उद्देश्य या पर्पस एक दिशा उन्मुख ऊर्जा है। अच्छा, दिशा उन्मुख मतलब ये वो सक्रिय कदम है जो हम उस अर्थ को साकार करने के लिए उठाते हैं। अर्थ वो ठोस जमीन है जिस पर नींव रखी जाती है, और उद्देश्य वो दिशा है जिसमें इमारत खड़ी की जाती है। अब मैं समझ गई, बहुत ही अच्छे से समझाया आपने। और सामाजिक जुड़ाव का महत्व भी स्पष्ट है। मतलब एक सामाजिक प्रजाति के रूप में हमारे अस्तित्व के लिए गहरे रिश्ते बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। लेकिन जो चौथा स्तंभ है, बौद्धिक विकास या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, वो थोड़ा हैरान करता है। क्या लचीली खुशी पाने के लिए इंसान का हमेशा किताबें पढ़ते रहना या नई डिग्रियां लेना जरूरी है? नहीं, डिग्रियां लेना इसका कोई पैमाना नहीं है। बौद्धिक विकास का तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान में एक बहुत ही गहरा महत्व है। वो कैसे? जब हम कुछ नया सीखते हैं, अपनी जिज्ञासा को जीवित रखते हैं या नए विचारों से उलझते हैं,
तो हमारा मस्तिष्क सचमुच नए न्यूरल पाथवे या तंत्रिका पथ बनाता है। हाँ, यानी हम अपने दिमाग में एक तरह का नया ढांचा या मचान तैयार कर रहे होते हैं, एक स्कैफोल्डिंग की तरह। बिल्कुल सही। और इसका सबसे बड़ा फायदा तब होता है जब जीवन में कोई बड़ा संकट आता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का दुनिया को देखने का पुराना नजरिया किसी बड़े झटके के कारण टूट जाता है। हाँ, जो कि अक्सर होता है लाइफ में। हाँ, तो अगर उस व्यक्ति ने बौद्धिक विकास नहीं किया है तो उसके पास सोचने का केवल एक ही तरीका था और अब वो तरीका काम नहीं कर रहा। वो व्यक्ति मानसिक रूप से ढह जाएगा। ये तो बहुत डरावना है ना? लेकिन अगर उसने हमेशा नई चीजें सीखी हैं तो उसके पास दुनिया को समझने के लिए अवैकल्पिक तंत्रिका ढांचे मौजूद होते हैं। बौद्धिक जिज्ञासा हमें संकट के समय ढहने से बचाती है। यहाँ ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। अगर सच्ची खुशी के लिए अर्थ, उद्देश्य और बौद्धिक विकास जैसे गहरे स्तंभों की आवश्यकता है, तो इसका मतलब है कि कोई भी अकेला क्षेत्र हमें खुश रहना नहीं सिखा सकता। एकदम सही पकड़ा आपने। मतलब एक मनोवैज्ञानिक क्लिनिक में बैठकर इंसान को उद्देश्य या समाज से जुड़ाव तो नहीं दिया जा सकता। क्या यही कारण है कि स्रोत सामग्री केवल मनोविज्ञान के सहारे खुशी को समझने की कोशिश को अपर्याप्त मानती है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर हम खुशी को सिर्फ सकारात्मक मनोविज्ञान या पॉजिटिव साइकोलॉजी के नजरिए से ही देखते हैं। लेकिन तालबेन शहर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमें हैप्पीनेस स्टडीज नामक एक नए अंतःविषयी या इंटरडिसिप्लिनरी क्षेत्र की जरूरत है। हैप्पीनेस स्टडीज? हाँ, एक ऐसा क्षेत्र जहां दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, साहित्य, धर्मशास्त्र और तंत्रिका विज्ञान एक साथ मिलकर काम करें। तंत्रिका विज्ञान तो समझ में आता है, क्योंकि वो हमें बताता है कि हमारे दिमाग में सेरोटोनिन या कोर्टिसोल कैसे काम कर रहे हैं। धर्मशास्त्र हमें समुदाय और विश्वास के बारे में सिखाता है। बिल्कुल। लेकिन अर्थशास्त्र? मतलब अर्थशास्त्र तो संसाधनों, जीडीपी और मुद्रास्फीति का विज्ञान है। वो हमारी व्यक्तिगत खुशी की वास्तुकला को कैसे प्रभावित कर सकता है? अगर हम इसे गहरे स्तर पर देखें तो अर्थशास्त्र सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये संसाधनों के आवंटन और सर्वाइवल यानी अस्तित्व के बारे में है। अच्छा, सर्वाइवल के नजरिए से। हाँ। मनोविज्ञान हमें सिखा सकता है कि कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड का अभ्यास कैसे करें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक ऐसे समाज में रहता है जहां भारी आर्थिक असमानता है, जहां उसे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए 3-3 नौकरियां करनी पड़ रही हैं, तो उसके पास कृतज्ञता महसूस करने का समय ही कहाँ होगा? बिल्कुल। उसका तंत्र लगातार फाइट और फ्लाइट मोड में रहेगा। यानी उसका शरीर लगातार स्ट्रेस हार्मोन छोड़ रहा होगा, क्योंकि वो बस किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। हाँ, एकदम। और उस स्थिति में केवल मनोविज्ञान या थेरेपी उस व्यक्ति को सच्ची खुशी नहीं दे सकती। अर्थशास्त्र हमें बताता है कि हमें ऐसी मैक्रो इकोनॉमिक या ढांचागत नीतियां बनानी होंगी जो लोगों को बुनियादी सुरक्षा प्रदान करें। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है ना? जब तक बाहरी आर्थिक वातावरण स्थिर नहीं होगा, तब तक आंतरिक मनोवैज्ञानिक खुशी का निर्माण बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत ही तार्किक है। मतलब बिना आर्थिक सुरक्षा के कोई भी मनोवैज्ञानिक सलाह खोखली ही लगेगी। और साहित्य, एक उपन्यास या कविता पढ़ने से उस खुशी के ढांचे में क्या जुड़ता है? साहित्य को हम एक एम्पैथी सिम्युलेटर या सहानुभूति जगाने वाला यंत्र के रूप में देख सकते हैं। एम्पैथी सिम्युलेटर, ये बहुत ही बढ़िया शब्द है। हाँ, क्योंकि जब हम मनोविज्ञान का कोई शोध पत्र पढ़ते हैं तो हम सिर्फ आंकड़े देखते हैं, लेकिन जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो हम किसी और के जीवन के संघर्षों, उसके दुखों और उसकी जीतों को सच में महसूस करते हैं। यह हमारी भावनात्मक शब्दावली का विस्तार करता है। तो साहित्य और दर्शन शास्त्र मिलकर हमें मानवीय अनुभव की पूरी गहराई से परिचित कराते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम सिर्फ मनोविज्ञान के चश्मे से खुशी को देखेंगे तो वो वैसा ही होगा जैसे किसी बड़ी और खूबसूरत पेंटिंग को सिर्फ एक छोटे से छेद से देखना। हमें कभी भी पूरी तस्वीर नहीं दिखेगी। एकदम सटीक एनालॉजी दी आपने। और जब हम इस पूरी तस्वीर को देखना शुरू करते हैं, विशेष रूप से साहित्य और दर्शन शास्त्र के नजरिए से, तो हम एक बहुत ही असहज लेकिन सच्ची वास्तविकता का सामना करते हैं। वो वास्तविकता क्या है? वो ये है कि मानवीय जीवन में दुख, पीड़ा और चुनौतियां कोई ऐसी चीज नहीं है जिन्हें ठीक किया जा सके या जिनसे पूरी तरह बचा जा सके।
वे जीवन का अभिन्न अंग है। और मुझे लगता है यहीं पर हमारा आज का समाज सबसे बड़ी गलती करता है। आज हर जगह वो गुड वाइब्स ओनली या हमेशा सकारात्मक रहने का चलन है। हाँ, टॉक्सिक पॉजिटिविटी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर एक ऐसा भ्रम फैलाया जाता है कि अगर आप दुखी हैं, निराश हैं या दर्द में, तो आप जीवन जीने के तरीके में कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं। और यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। स्रोत सामग्री में इसे अफेक्टिव रियलिज्म या भावनात्मक यथार्थवाद कहा गया है। यह विचार पूरी तरह इस धारणा को खारिज करता है कि खुशी का अर्थ नकारात्मक भावनाओं की अनुपस्थिति है। तो अफेक्टिव रियलिज्म का असल मतलब क्या है? भावनात्मक यथार्थवाद कहता है कि एक सुखी और पूर्ण जीवन वो है जो मानवीय भावनाओं के पूरे स्पेक्ट्रम को अपनाता है। यानी बुरा महसूस करना कोई तकनीकी खराबी या बग नहीं है, बल्कि ये हमारे मानव होने का एक मुख्य फीचर है। ये इसे देखने का एकदम सही नजरिया है। सच्ची खुशी दर्द से भागने या उसे सुन करने में नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करने में है कि यह दर्दनाक अनुभव, दुख और निराशा भी उतने ही वास्तविक और आवश्यक हैं जितना कि उत्साह और आनंद। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब दर्द आवश्यक क्यों है? कोई भी इंसान स्वेच्छा से दुख क्यों सहना चाहेगा? क्या हम यहाँ पीड़ा का महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम पीड़ा का महिमा मंडन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम उसकी जैविक और मनोवैज्ञानिक भूमिका को समझ रहे हैं। अगर हम शरीर के काम करने के तरीके को देखें। एक मिनट, क्या इसका संबंध हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम से है? हाँ, बिल्कुल वहीं जा रहा था मैं। क्योंकि शरीर में तो प्रतिरक्षा प्रणाली तभी मजबूत होती है जब वो बैक्टीरिया या वायरस का सामना करती है। हाँ। अगर हम किसी बच्चे को एक कीटाणु रहित पूरी तरह से साफ सुथरे बुलबुले में रखें तो उसका इम्यून सिस्टम इतना आलसी और कमजोर हो जाएगा कि बाहर की दुनिया का एक छोटा सा वायरस भी उसके लिए जानलेवा बन सकता है। ये जो आपने जैविक प्रतिरक्षा प्रणाली का उदाहरण दिया, यही तालबैन शहर के काम का मुख्य आधार है। इंसान के पास सिर्फ एक शारीरिक इम्यून सिस्टम नहीं होता। अच्छा? हाँ, हमारे पास एक मनोवैज्ञानिक प्रतिरक्षा प्रणाली या साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम भी होती है। और शारीरिक प्रणाली की तरह ही हमारी मनोवैज्ञानिक प्रतिरक्षा को भी मजबूत होने के लिए तनाव, चुनौतियों और कठिनाइयों की आवश्यकता होती है। ये वाकई दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि तनाव हमारा दुश्मन है, लेकिन इस नजरिए से तो ऐसा लगता है कि जीवन की कठिनाइयां एक तरह से हमारे मानसिक जिम के ट्रेनर की तरह है। एकदम सही। और जब हम इस तनाव या आघात का सही तरीके से सामना करते हैं तो एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया घटित होती है जिसे विज्ञान पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ या आघात के बाद का विकास कहता है। हमने अक्सर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या पीटीएसडी के बारे में तो सुना है, जहां कोई बड़ा सदमा इंसान को पूरी तरह तोड़ देता है। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कैसे काम करता है? इसका मैकेनिज्म क्या है? इसे एक भूकंप और इमारत के उदाहरण से समझते हैं। जब जीवन में कोई बहुत बड़ा आघात आता है, जैसे किसी करीबी का जाना, कोई गंभीर बीमारी या कोई बहुत बड़ी असफलता, तो ये एक मनोवैज्ञानिक भूकंप की तरह होता है। हाँ, सब कुछ हिल जाता है। बिल्कुल। दुनिया को लेकर हमारी जो पुरानी समझ थी वो इमारत ढह जाती है। उस पल में सिर्फ मलबा और दर्द होता है। वो सच में बहुत ही अंधकारमय समय होता है। हाँ, लेकिन विकास तब शुरू होता है जब इंसान उस मलबे के बीच खड़ा होता है और एक नई इमारत बनाने का फैसला करता है। नई इमारत। हाँ, इस बार वो पुरानी कमजोर नींव पर नहीं, बल्कि नई समझ, नए मूल्यों और नई गहराइयों के साथ नींव रखता है। अक्सर जो लोग किसी बड़े आघात से गुजरते हैं, वे बाद में बताते हैं कि उनके रिश्ते ज्यादा गहरे हो गए हैं, वे छोटी छोटी चीजों की ज्यादा कदर करने लगे हैं और उनके भीतर एक ऐसा लचीलापन आ गया है जिसका उन्हें खुद अंदाजा नहीं था। मतलब पुराना ढांचा टूटता है और एक मजबूत ढांचा उसकी जगह ले लेता है। बिल्कुल, यही होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक विचार है, लेकिन हमें यथार्थवादी भी होना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। हर व्यक्ति कठिनाई से मजबूत होकर तो नहीं निकलता है ना। कुछ लोग सच में उस मलबे के नीचे दब जाते हैं और फिर कभी उभर नहीं पाते। ये एक कड़वी सच्चाई है ना? तो अगर आघात से विकास होता है तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोग पीटीएसडी का शिकार होते हैं और कुछ लोग विकास या पीटीजी का? हम ये कैसे तय करें कि कठिनाई इंसान को तोड़े नहीं बल्कि उसे जोड़े? ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं पर स्रोत सामग्री का एक और बड़ा विचार सामने आता है जिसे संरचनात्मक अनुकूलन या स्ट्रक्चरल ऑप्टिमाइजेशन
कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो इसका क्या मतलब है? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो इसका मतलब ये है कि आघात के बाद का विकास कोई जादू नहीं है जो अपने आप हो जाएगा। इसके लिए एक सहायक वातावरण की आवश्यकता होती है। अच्छा, एक सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल। व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना तो करना है, लेकिन वो पूरी तरह अकेला ना हो, ये सुनिश्चित करना समाज, परिवारों और संस्थाओं की जिम्मेदारी है। क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? मान लीजिए हम एक स्कूल या परिवार की बात कर रहे हैं, वहां ये संरचनात्मक अनुकूलन कैसे काम करेगा? परिवार का ही उदाहरण लेते हैं। एक तरफ होती है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, जहां पर माता-पिता बच्चे के रास्ते से हर छोटी बड़ी रुकावट को हटा देते हैं। बिल्कुल। वे बच्चे को किसी भी तरह की निराशा या विफलता का सामना नहीं करने देते। नतीजा, बच्चे की मनोवैज्ञानिक प्रतिरक्षा प्रणाली कभी विकसित ही नहीं होती। हाँ, क्योंकि उसे कभी स्ट्रेस मिला ही नहीं। एकदम सही। दूसरी तरफ वो स्थिति है जहां बच्चे को बिना किसी सहारे के छोड़ दिया जाए, जो उसे पूरी तरह तोड़ सकता है। तो फिर सही संरचना क्या होगी? सही संरचना एक मचान या स्कैफोल्डिंग की तरह होती है। माता पिता या शिक्षक बच्चे को चुनौतियों का सामना करने देते हैं, उसे गिरने देते हैं, असफल होने देते हैं, लेकिन वे पीछे एक सुरक्षित जाल या सेफ्टी नेट बन के खड़े रहते हैं। तो जब बच्चा गिरता है तो वे उसे ये नहीं कहते कि तुम नाकाबिल हो, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय वो उसे यह प्रक्रिया समझाते हैं कि विफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि सीखने का एक हिस्सा है। वो उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की शब्दावली देते हैं। ये तो कार्यस्थलों और राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता होगा। निश्चित रूप से। कार्यस्थलों पर इसका मतलब है कि सिर्फ मुनाफे पर ध्यान न दिया जाए। ऐसी नीतियां हों जो मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। अगर कोई कर्मचारी संघर्ष कर रहा है तो उसे कमजोरी न माना जाए, बल्कि समर्थन दिया जाए। हाँ, एक सपोर्टिव माहौल हो। बिल्कुल। जब ऐसा संगठनात्मक और ढांचागत समर्थन मौजूद होता है, तब किसी भी चुनौती के विकास में बदलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। व्यक्ति जानता है कि उसे चोट लगी है, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसके आसपास एक ऐसा तंत्र है जो उसे फिर से खड़ा होने में मदद करेगा। अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के सभी तारों को एक साथ जोड़ें, तो एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन गहरी तस्वीर उभरती है। हमने शुरुआत इस बात से की थी कि हम खुशी को एक एक्सरे की तरह देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हाँ, क्योंकि खुशी कोई स्थिर अवस्था नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो अर्थ, उद्देश्य, सामाजिक संबंधों और नए विचारों को सीखने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है। ये सिर्फ मनोविज्ञान की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अर्थशास्त्र, साहित्य और दर्शन शास्त्र की एक मिलीजुली सिम्फनी है। बिल्कुल सही कहा। और सबसे बड़ी बात जो आज हमने सीखी वो ये है कि मानवीय पीड़ा, दुख और जीवन के झटके हमारे दुश्मन नहीं है। भावात्मक यथार्थवाद हमें सिखाता है कि इन भावनाओं को महसूस करना ही हमारे इंसान होने का प्रमाण है। एकदम। जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं और जब हमारे आसपास एक सही सहायक ढांचा मौजूद होता है, तो हमारी मनोवैज्ञानिक प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, जो अंततः हमें पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ की ओर ले जाती है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि लचीली खुशी का निर्माण शून्य तनाव वाले जीवन में नहीं होता, बल्कि ये जीवन के तूफानों के बीच रहकर अपनी जड़ों को और गहरा करने में होता है। ये वाकई खुशी को देखने के नज़रिए को पूरी तरह से पलट देता है। आज की इस चर्चा से बहुत कुछ स्पष्ट हुआ है, लेकिन इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जो स्रोत सामग्री में दी गई बातों से एक कदम और आगे जाता है और जो वर्तमान संदर्भ में हम सभी के लिए सोचने का एक बहुत बड़ा विषय है। बिल्कुल। आज की इस आधुनिक सुविधा संपन्न दुनिया में हम अक्सर अपने जीवन को और विशेष रूप से अपनी आने वाली पीढ़ी के जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित और आरामदायक बनाने की होड़ में लगे हैं। हाँ, वो जो बबल वाली बात हमने की थी। बिल्कुल। हम हर उस चीज को तकनीक या धन की मदद से हटा देना चाहते हैं जो थोड़ी सी भी असुविधा, दर्द या तनाव दे सकती है। हम एक तरह से पूरे समाज को एक कीटाणु रहित बुलबुले में बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है ना? क्योंकि आज हमने जो कुछ भी सीखा, चाहे वो भावात्मक यथार्थवाद हो या हमारी मनोवैज्ञानिक प्रतिरक्षा प्रणाली के काम करने का तरीका, उसके आधार पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या जीवन के हर कांटे को रास्ते से हटाकर, हर असफलता से बचाकर हम अनजाने में उसी मनोवैज्ञानिक प्रतिरक्षा प्रणाली को
पंगु तो नहीं बना रहे हैं? क्या एक पूरी तरह से दर्द रहित और सुरक्षित जीवन की हमारी ये जो अथक खोज है, अंततः हमें उस सच्ची, गहरी और लचीली खुशी से वंचित कर रही है? शायद हमें उस एक्सरे की तलाश बंद कर देनी चाहिए जिसमें हड्डी में कोई दरार ना हो, और ये याद रखना चाहिए कि एक बार दरार के भर जाने के बाद वो जगह पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाती है। ये हम सभी के लिए विचार करने योग्य बात है।